बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में और मसलहत अंदेशी के तहत बहुत से बयानात सुनने को भी मिले हैं और कहीं कहीं पे एक दूसरे के साथ रिफ्ट का मंजरनामा भी देखने को मिला। लेकिन मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी अतराफ से कुछ ऐसी ज़बानें इस्तेमाल की गई हैं कि जिससे वो ये चाहते हों कि बैठ के मसाइल हल हो सकते हैं। तासुर ये मंजर आम पे आ रहा है, अब उसमें हकीकत कितनी है और बादी नज़र में वो दिखाई क्या देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक कदम पीछे हटने का फैसला कर रही है, यानी कि सख्त सियासी मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने का। जबकि महमूद खान साहब ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो मैं उसके लिए ताउन करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने ये कहा कि सड़कों की सियासत जो है वो आपके कारकुनान को भी थका देती है और फिर इसी तरह की बातें जो हैं वो अगर दूसरे रहनुमाओं की तरफ से भी सुनने को आती रहें तो फिर क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ जब ये बातें चल रही हैं तो उसमें फिर से कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये बावर करवाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जेल के अंदर सहूलियात हैं, हमें तो ऐसी सहूलियात नहीं मिली थी। यानी वो इस बात के ऊपर फिर मुसर हैं कि उन्हें सहूलियात हैं, उनके साथ अच्छा सलूक है, हमारे साथ नहीं था और ये इनके साथ आने वाले दिनों में अच्छा कितना और हो सकता है इस बारे में वो बात करना नहीं चाहते। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जेल में मुझे तो मई जून में एक ड्रम में रखा जाता था। अब जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से जब ये बात मंजर आम पे आई है तो शायद वो ये समझते हैं कि जो हम पे बीते थे रंज सारे वो किसी पे बीते तो वो समझे, शायद ये इरादा है। लेकिन क्या ये सारे मंजरनामे में कि अभी जब वज़ीर आज़म जो है वो चाइना के अंदर मौजूद हैं और आज उन्होंने वहाँ पे मुलाकातें भी की हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो पिछले एक हफ्ते में 4000 पॉइंट्स की जो गिरावट है, इस पूरे मंजरनामे में रास्ता कौन सा होगा जो बीच में से निकल सकता है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि क्या वाकई, आपने भी कहा था कि कल की समाअत के बाद कुछ न कुछ डेवलपमेंट्स होनी शुरू होंगी, कुछ होती दिखाई दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई, कल की समाअत के बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर होकर सामने आना शुरू हो गई कि वो तमाम लोग जो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर मुसालहत की सियासत हो, जो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, उन्होंने तो अपने रवैयों में तब्दीली कर ली है। आपने गौर किया असद कैसर साहब के रवैये में, आपने गौर किया और बहुत से रवैयों में तब्दीली शुरू हो गई है। आपने गौर किया है कि कल खुद अदालत उस्मा में यह कहा गया कि जनाब आप इमरान खान के हवाले से कि आपका रवैया बहुत, आप मिच्योर नज़र आ रहे हैं, मतलब पहले से बहुत फ़र्क है। लेकिन आज इन तमाम चीज़ों को सबूताज करने के लिए अचानक से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब नाजिल होते हैं और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब किसी और जगह नहीं बल्कि वो मॉडल टोन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका मतलब है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस मॉडल टोन में करने की हदायत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहना है वो आपको पता है, मुझे पता है, शायद हम वो बयान ना कर सकें। अगर हम वो कहेंगे तो किसी और जुमरे में आएंगे, वो कहेंगे तो जनाब वो सियासी लीडर हैं। उन लोगों ने उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उससे तो मुझे ये नजर आ रहा है कि एक वो कैंप जो कुछ अरसे से बिल्कुल अपना बयानिया तब्दील कर रहा है, पुराने बयानिए पे आ रहा है, वो कैंप किसी सूरत में नहीं चाहता कि तहरीक इंसाफ के साथ को मुज़ाकरात जो है वो हो, किसी सूरत में नहीं चाहता कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई मामला ठीक हो, किसी सूरत में नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर कोई पुरअमन माहौल हो। एक तो बड़ी क्लियर सी चीज। और एक बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें से मेरी खुद बात हुई आज, उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात सियासी लोगों का काम है और ये मुज़ाकरात आखिर मुज़ाकरात ही होने हैं और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो तमाम कुव्वतें जो हमें पैसा देना चाह रही हैं, जो हम पे फंडिंग करना चाह रही हैं, चाहे वो कर्ज की सूरत में है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में है, वो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर देखना चाहते हैं।
वो कोई भी शख्स पाकिस्तान में ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब उसे यहां पर दंगा फसाद एहतजाज या ऐसी चीजें नजर आएंगी, वो कोई भी नहीं करेगा। ना ही पाकिस्तान किसी ऐसी जगह पे करेगा इन्वेस्टमेंट जहां पे ये सब कुछ होगा। लेकिन तो राणा सारे साहब ये जो आप ठीक करने इन्वेस्टमेंट के की लिए बात कर जरूरी रहे है। हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कोई नहीं करेगा, यार खुदा का वास्ता टल जाओ, खुदा का वास्ता यार टल जाओ। यासर रशीद साहब टल जाए आप तो यार, आप क्यों जख्मों पे नमक फेंकते हैं हमारे? मुझे एक बात तो बता दें यार, क्यों फेंकते हैं यार? ये मैच हमने हारना ही था। क्यों? कौन कहता हम मैच जीतने गए थे? अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब जरा बहुत अरसा पहले ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान सुना दें, अगर है बयान उनके पास के नहीं? कौन से वाला? एक वीडियो क्लिप है तो यार जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जी भी अमेरिका के लिए रहे हैं, अमेरिका चाहे तो हम जी सकते हैं, ऑक्सीजन है, ये सारा कुछ है। जब मेरे मुल्क का वजीर, मेरे मुल्क के जुम्मेदार ये कहें कि जनाब अमेरिका माई बाप है, अगर हम इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और उस वो वेंटिलेटर की ऑक्सीजन, उसकी चाबी, उसकी फला चीजें अमेरिका के पास हैं, तो फिर जब आपके वजीर ये कह रहे हो तो फिर आप मुझे बताएं आपकी टीम वहां पे क्या खेलेगी? हालांकि क्रिकेट में सियासत नहीं होती, लेकिन हमने ये देख लिया है कि सियासत में क्रिकेट होती है। क्रिकेट में सियासत नहीं है, सियासत में क्रिकेट है। और यासिर साहब, ये आपका पसंदीदा खेल था। रात को कसम ले ले, मैंने लोगों को रोते देखा है, मैंने लोगों को वो बातें करते सुना है कि तस्वुर से बाहर है। सर मेरा दिमाग, मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, 1.5 घंटा सुन रहा है, बिल्कुल सुन, यानी कोई समझ नहीं आ रही कि क्या है। यानी वो 159 पे समझ नहीं आ रही थी, तो सुपर ओवर वाला मरहला ही तो वैसे ही अलग है। और भाई बात यह है, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप ये देखें ना, मुझे ना बच्चे को तरबियत घर से मिलती है, घर से मिलती है ना तरबियत। तो घर से अगर आप, मुझे नहीं समझ आई कि वो क्लिप हमें चला देते तो समझ आ जाती पूरी कौम को कि जब हमें घर से ये सब कुछ मिलेगा तो हम आगे से क्या करेंगे। तो ये रात वाला मैच जो है ना, रात वाला मैच, इसने हमें हिला के रख दिया। ख्वाजा आसफ के बयान ने हम पर एक सवालिया निशान डाल दिया था कि क्या हम खुद मुख्तार हैं, क्या हम गयूर कौम हैं, क्या हम आज़ाद कौम हैं, क्या हम पाकिस्तानी जो हैं, जो अब एक एटमी कुव्वत हैं। हम 28 मई को छुट्टी भी करते हैं, हम 28 मई के दिन को भी मनाते हैं। तो फिर ख्वाजा आसफ का बयान जो है, क्या वो बानी तहरीक इंसाफ के ट्वीट से ज्यादा बुरा बयान नहीं है? अगर बयान नहीं है तो मैं भेज सकता हूं अभी बयान, वो चला सकते हैं आप। सर वो सभी को चल सकता है, मालूम तो है, बात यह है, मालूम तो है कि जब कहा गया, मालूम तो है सभी को, वो तो उसी वक्त की बात है कि बैगर कांट्स बी चूजर। अब आप मैच को छोड़ दें, जब हम तो हर मैच हार चुके हैं। हम दुनिया से मैच जीते कौन से? अमेरिका तो फिर एक सुपर पावर है ना। हम किस मुल्क से जीते हैं? इन्हें किसी शो में भेजो। आप इन्हें क्रिकेट खेलने भेज रहे हैं, मुझसे मेरे से भी मोटे मोटे बंदे आपने टीम में शामिल किए हुए हैं, सिफारिशें आप करते हैं। आपको भी चांस चाहिए। जिनसे अपना वजन नहीं उठाया जाता, आप कहते हैं यार ये बेहतरीन बैट्समैन है। छोड़ दें यार, जिनकी उम्र अब साथ नहीं दे रही, जिनकी उम्र अब अल्लाह तौबा करने वाली, आप उनको भेज देते हैं। और यार एक मुल्क जहां पे 98% जो उस मुल्क की आबादी जिस खेल को सपोर्ट करती है, जिस खेल को पसंद करती है, किस तरह हो सकता है कि उस मुल्क के अंदर इतना टैलेंट ना हो? टैलेंट है, सिफारिश नहीं है। टैलेंट है, किसी बड़े बुक मेकर के साथ माजरत से राब्ते नहीं है। टैलेंट है, लेकिन बाकी चीजें नहीं है। राणा साहब इस पे बहुत मेहनत की है, कोई शक नहीं, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत की है। टीम को लेकर भी गए, टीम को बेहतर होटल भी दिया, लेकिन खेलना उन्होंने इतनी, खेलना तो टीम ने है ना। अब बाबर आजम क्यों नहीं आए मुझे बताएं ना ओपनिंग पे? एक ओवर था ना, एक ओवर, टॉप खिलाड़ी है, साइम को क्यों नहीं भेजा? बाबर आजम साहब क्यों नहीं आए?
बाकी लोग जो टॉप स्कोरर हैं वो क्यों नहीं आए? ये सवाल आप तो उठेंगे। कमेंट्री सुन रहे थे रात को? यस जी साहब, आप तो जी, सुन रहे होंगे ना। अच्छे तरीके से सुन अगर रहा ये था। चंद सेकंड और ना आते तो क्या होना था? अगर ये चंद सेकंड और ग्राउंड के अंदर ना आते तो क्या होना था? सर वो लेट ही आए हैं, वो उनकी अच्छी बात है कि अमेरिका ने रिपोर्ट नहीं किया, नहीं तो और ड्रामा लगा होना था। ये लेट एंटर हुआ ड्रामा है। लगाना वो सोचते पे सर। वो मैं कह रहा हूं लत्ता कम दिया भैया सर। अब तो कल मैंने तो सोचा कि कल जाए नमाज आप भी बिछा लें, मैं भी बिछा लूं और बैठ जाएंगे अल्लाह अन्ने कर दें इंडिया की टीम नो। ये कह सकते हैं ना। इसमें मजीद बात कर लेते हम ये तो कह के थक गए या अल्लाह इन्होंने तगड़ा कर दो। तगड़ा कर दो। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब इसी बीच राणा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कोई तो खुश बैरिस्टर दानियाल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सियासी मंजरनामे पे तो बात करनी है, अब वो आप चलती हुई गुफ्तगू में आप भी अपनी थोड़ी सी राय दे दें कि कैसी कैफियत हैं आपकी, और कथारसिस जो है आप भी थोड़ा सा कर लें कल के मैच के हवाले से। जी बड़ा अनफॉर्चुनेट था जी कल का मैच तो, और ये ठीक कह रहे हैं जो भाई बोल रहे थे मेरे से पहले कि अनफॉर्चुनेट है, टीम को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। फिर वंस अगेन कि जब आपकी कंटिन्यूटी नहीं होती चीज़ों में, आपके स्टैंडर्ड में, तो लेकिन तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन द टीम कुड हैव प्लेड मच बेटर जी। तो बड़े होपफुल हैं कि आगे जो मैचेस होंगे उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये आगे कल इंडिया से मैच है हमारा। अमेरिका तो अभी नई टीम आई है, इंडिया तो एक आपकी बात से एग्री करता हूँ कि दुआएं यही कर सकते हैं कि वनडे हो जाए। हाँ ओन नहीं हो जाए ना, ਅਸੀਂ नहीं खेलना ओन नहीं हो जाए सर उनके लिए कोई बदवाएं करेंगे तो हाल निकलने का बड़ा मुश्किल ही लग रहा है। खुदा की कसम ऐसे लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए एक चीज से तो मैं एग्री करता हूं कि क्या हमारे पास फुकदान है कि जहाँ गली गली में क्रिकेट हो रहा है कि हमारे पास फिट प्लेयर्स नहीं है। क्या उस एज फैक्टर को, फिटनेस के लिए उस एज फैक्टर में भी और उस वेट फैक्टर में भी, ये ठीक कह रहे हैं कि हमारे जितने वजन वाले लोग जो आधा घंटा नहीं भाग सकते, अगर वो वहाँ बैटिंग करेंगे तो फिर यही हाल होगा। या उस उम्र के लोग जिनको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए वो बैठ के आपके 2020 स्पोर्ट्स देखिए, 2020 जो है ये तो है ही स्पोर्ट्स फॉर यंग पीपल, ठीक है ना, वहाँ ये खेल रहे होंगे तो फिर यही हाल होगा। वो हमारी खेल में सियासत चल रही है, हमारी सियासत में खेल चल रहा है। हाँ बिल्कुल यासर साहब, आप ये अंदाजा लगा लेना कि वहाब रियाज कितने खुशकिस्मत आदमी हैं कि 6 बॉलों पे 6 छक्के बने लगे और वजीर बन गए। सर छक्के हैं तो सही ना? याद है ना आपको? हाँ याद है। 6 बॉलों पे 6 छक्के उनको लगे और वजीर बन गए। और मुझे भी दे यार, दानियाल साहब को भी दे और आपको भी दे, मौका जाए हम भी जाके क्रिकेट खेलें। चले सियासी मंजरनामे के हवाले से बात कर लेते हैं। दानियाल साहब अगर देखा जाए तो कल की समात के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल्ड होती दिखाई देती हैं, क्यों बादियों नज़र में, ये हमारी राय है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मुस्तकबिल करीब में एक मेज़ पे बैठाती हुई दिखाई देती? देखें मैं एक बड़ा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीफ है कि सियासत में जो हर चीज़ की जो आखिरत है ना वो है नेगोशिएशन एंड नेगोशिएशन। जब सब चीज़ें बंद हो जाएं, सब दरवाजे बंद हो जाएं, सब चीज़ें फेल हो जाएं, सब टॉक्स ख़त्म हो जाएं और फिर एक दरवाज़ा खुलता है, उसका नाम है दोबारा नेगोशिएशन। वो इसलिए क्योंकि देखें, या तो आपने का कहना हो कि हमने उनको मार के ख़त्म कर देना, फिर तो चले और बात होगी। अगर हमने चीज़ों को चलाना है तो फिर दोनों तरफ से हमेशा चीज़ें चल इस तरह सकती हैं कि टेम्परेचर कूल डाउन हो, ये गाली गलोच बंद हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और देखें कि पाकिस्तान का नुकसान ना हो अपनी ज़ाती मफाद के लिए। और उससे जब बैठ के डायलॉग करेंगे तो इंशाल्लाह अगर वो एजेंडा ये हो, लार्जर उस कैनवस पे ये तस्वीर बनानी हो
कि क्या करें कि जिससे मुल्क को भी फायदा होगा और हम भी बैठ के अपने आप को अपने गंदे कपड़े दुनिया के और आवाम के सामने ना धोएं, तो फिर बैठ के चीज़ों का हल निकालना जाएगा। लड़ाई से, मुक्कों से, जलाओ घिराव से कभी भी मुल्क या कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती और मुल्क जो है इससे तबाही की तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जाते। तो इसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। जो हमारे तहरीक इंसाफ में भी दो ग्रुप से अब हमारे बाज सेंसिबल लोग हैं जो बैठ के बात करते हैं कि भाई कि हमें इस चीज़ में लीड लेनी चाहिए, हमें चीज़ों को एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहिए, ये अंडरस्टैंड करना चाहिए ये फ़ौज पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान के मुहाफ़िज हैं, इनको इनके साथ ये मुल्क है, हमारे जितनी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को, तो हमारा तो एक हफ्ता शायद आधा बलोचिस्तान ही ना चल सके अगर हम इनको कमज़ोर करें। तो इन चीज़ों को एट लार्जर पिक्चर अंडरस्टैंड करके चीज़ों को बेहतरी की तरफ तभी जा सकती हैं कि जब हम एक अपनी डायग्राम के एक कैनवस के अंदर एक लाइन लगा दें कि इसको हमने क्रॉस नहीं करना, इसके अंदर हम अंदर रह के खेलेंगे। जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आई थिंक कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जूं क्योंकि आज भी हमारी पार्लियामेंट में कुछ भाइयों से, सीनियर लोगों से तहरीक इंसाफ की बात हुई, तो मुझे लग रहा है कि सैनिटी विल प्रिवेल और चीज़ें एमिकेबली रिजॉल्व होंगी और होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर आप जलाओ गिराओ अपने मुल्क दुश्मन अनासर की चीज़ों को प्रोपगेट करोगे, अगर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करोगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दोगे जहां स्टेट फिर अपने उसकी सॉवरेंटी सबोटाज होती है, तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, सिर्फ नेगोशिएशन का जो ओनली वाहिद हल है वो ये है कि आप उसके लिए बैठने के लिए तैयार हों और चीज़ों को एमिकेबली लेके चलें। तो जब आई थिंक इस चीज़ के ऊपर वो अपना दिमाग बना लेंगे तो थिंग्स विल सेटल। हम तो कल भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि चीज़ों को मफाहमत से, ठंडे दिमाग से बैठ के हल करना चाहिए। दानियाल साहब, आज एक बड़ी अच्छी अप्रोच हुई कि असद कैसर साहब ने भी मुज़ाकरात की, कहा कि बिल्कुल होने चाहिए, उमर अयूब साहब ने भी कहा। लेकिन जहां पर अब एक तरफ से नरमी आई, मुज़ाकरात की बात शुरू हुई, तो दूसरी तरफ मियां जवेद लतीफ़ साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखिए, चाहे कोई मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैंने फिर ये कहा कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स वो कहते हैं ही हू नोज हिस्ट्री कैन नेवर बी डिफीटेड इन फ्यूचर। कि आपने देखें जिन मुल्कों में ये चीज़ें बार बार ख़राब हमने की, ये चीज़ें की, वो चीज़ें मुल्क आगे नहीं बढ़े। देखिए, आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है हमने कि पाकिस्तान आज उस पोजीशन पे है कि हम ये चीज़ ये लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ना विद इन इंस्टीट्यूशनल ना आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस चीज़ों को, जावेद साहब सीनियर बंदे हैं और लेकिन चीज़ों को एमिकेबली आगे लेके तभी जाया जा सकता है कि जब बैठ के चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाएगा। जो देखिए उनका जो प्रोस्पेक्टस है, उनका कहने का यही मकसद है कि देखिए जो मुल्क दुश्मन अनासर या ऐसी स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान के सलामती या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हैं, वो मुल्क को डीरेल करती हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाती हैं। और जो लोग इस लाइन के ऊपर चलेंगे, हम उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात नहीं करेंगे और नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो लोग भी हैं जमात में जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जिनकी सोच नहीं है, जो जलाओ घिराव की सियासत में बिलीव नहीं करते, जो चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, जो चाहते हैं कि दानियाल साहब छोटी सी एक बात, यहीं पे आपको माजरत से रोक रहा हूँ। तो मियां जवेद लतीफ़ साहब के आज से 1 माह पहले के बयानात निकालने हैं नहीं, मैं आपकी कुछ देखिए, जब मियां साहब के जो बयानात हैं या चीजें हैं, वो एक हद तक उन्होंने क्लैरिटी नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। मियां जावेद लतीफ़ साहब तो अपने उन बयानात की क्लैरिटी खुद दे सकते हैं, लेकिन चीज़ ये है कि वो जो उनकी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका लुबे लुबाब यही है कि उनके साथ बैठकर तभी चीज़ें आगे चलाई जा सकती हैं जब उस चीज़ की सीरियसनेस को अंडरस्टैंड करेंगे और मुल्की इदारों के ऊपर जो अटैक करना है इसको रोकेंगे और बंद करेंगे। अच्छा, अब बैरिस्टर दानियाल साहब गुफ्तगू सुनते हैं, शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की है आज के मौजू के ऊपर स्पीकर साहब को लेके। शिबली फराज साहब की गुफ्तगू का कुछ जायजा करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। Walked in after I took chair. Sorry, he was sitting here. Walked in after I took Well, chair. he was sitting here. After I took He chair. was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? कैसे ही बात कर रही हैं? जैसे आप लोग हाउस को धौंस और धांधली और गुंडागर्दी में नहीं जाने देते।
अच्छा, अब ये मंजरनामा आप देखें, पलवा शाह खान पर चेयरमैन ऑफ पैनल की सदारत करने पे एतराज़ था। फिर इस तरीके से अगर हमारे ऐवान बाला में या ऐवान ज़ेरी में ये रवैया अपनाया जाएगा तो फिर हब्स कैसे ख़त्म होगा? देखिए, मैंने फिर बात की कि देखें, कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं होते हैं जिनको हम बैठ के इतना बड़ा इशू बना लेते हैं। आपको थोड़ी सी टॉलरेंस, हमारी सोसाइटी में इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक सफ़ेद और काला हो गया कि या तुम चोर हो या तुम गद्दार हो, या तुम हक पे हो या तुम गद्दार हो। देखिए, एक मिडिल वे जो होता है जिसको ग्रे एरिया कहते हैं, आप लोगों में जो एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों में टॉलरेंस, वो इतना ज़्यादा आपने पोलिटिसाइज और इतना ज़्यादा पोलराइज कर दिया है एज ए नेशन कि लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस जो मंजरनामा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसे हवाले निकल सकते हैं या कोई ऐसे मसाइल हैं कि जिनके ऊपर बैठ के बात हो सकती है और हम दिल के अंदर कोई नरमी पैदा कर सकते हैं, कदूरतें मिटा सकते हैं, या फिर एक तरफ से अगर खामोशी की जो है वो गूंज सुनाई देगी, कभी कभार खामोशियाँ भी गूंजती हैं, अगर खामोशी की गूंज सुनाई देगी तो उसमें फिर कोई और हुक भी क्या सुनाई देती रहेगी। जिस तरीके से आज जावेद लतीफ़ साहब ने जब एक मोमेंटम बन रहा है तो उसके अंदर आके फिर गुफ्तगू की है तो क्या बनेगा। सियासी मंजरनामे पे मजमूई तौर पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बसरा साहब, आपकी तपस्या, आपके जो चिल्ले हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं? कभी शिकायत आप सुप्रीम कोर्ट में जाके लगाते हैं, कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके लगाते हैं, अब तो आपने शिकायत जाके अगर देखा जाए तो वालिद की कब्र पे भी जाके लगानी शुरू कर दी है। क्या उसका कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई देता है आपको? राना अजीम साहब और यासर रशीद साहब, माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ये बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की, ये बदकिस्मती है हमारे फेलियर है हमारे सिस्टम का कि पाकिस्तान में आज जो हमारी अदलिया 137 नंबर पे अगर ये ना होता तो आज हम इस तरह, आप कह रहे हैं कि कभी आप इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और कभी आप वो जो लोग हारे हुए हैं फार्म 47 की पैदावार, उनके वालदैन की कब्रों पे जा रहे हैं। ये तो आखिरी चीज़ है कि हम इनको, इस निज़ाम को और इस जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म जबर की इंतहा है उसको एक्सपोज करने के लिए जा रहे हैं। चूँकि मेरी गुजारिश सुनिए, ये मैंडेट इमरान खान का मैंडेट है। अवाम ने उस इमरान खान को, जिन्होंने अपने लिए नहीं, जो पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जो जेल में बैठे हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, मुझे बताइए कि आपने पूरा जोर लगा लिया, पार्टी तोड़ ली, आपने कहा इमरान खान की हिस्ट्री, इन सब लोगों को, जिन लोगों को लोग जेल में देखना चाहते थे, आपने अवाम की राय को मुस्तरद किया। तो अब तो हम हर दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। तो मैं तो कब्र पे इस पर गया था एजाजुल हक के, कि एजाजुल हक सिर्फ एक, एजाजुल हक तो एक सिंबल है ना। इस तरह 2/3 मेजॉरिटी है हमारे पास, अवाम ने वोट दिया है, 2/3 मेजॉरिटी दी है 180 के करीब हमें नेशनल असम्बली में। इसी तरह 2/3 मेजॉरिटी हमें दी है पंजाब में, सिंध में, KP में, बलोचिस्तान में। एजाजुल हक को मैंने ये चैलेंज किया था कि अगर तुम वोटों से जीते हो तो तुम चले ना, तो इलेक्शन कमीशन में आ रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है मैं काजी फाइजा की अदालत में गया था, कुरान पाक लेकर, और काजी फाइजीसा 100 मोटो ले लेते। आपको याद है खान साहब उनकी अदालत में पेश हुए थे, हमारी दरखास्तें वहाँ पड़ी हैं। खान साहब ने अपनी ज़ात की बात नहीं की। खान साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है। खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका पड़ा है। एक बात तो बताइएगा जरा मुझे, एक बात तो बताइएगा शौकत बसरा साहब, ये जो जिस कमरे में खान साहब को रखा हुआ है, ये बार बार एक ही शोर मच रहा है, बड़ी आसाइशें हैं, बड़ी आसाइशें हैं। ये कौन सी साइशें हैं जो उनको नहीं मिली और खान साहब को मिली हैं? सबसे पहले तो राना अजीम साहब, इमरान खान जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है, जिन्होंने 3 आपके कैंसर हॉस्पिटल बनाए, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत कर आए। आज इमरान खान को, जो पाकिस्तान की 90% आबादी को
रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की वाहिद फेडरेशन की अलामत हैं। आज देखिए हमने उनको जेल में बल्कि डेथ सेल में बंद किया हुआ, और मुखालिफिन क्या कह रहे थे कि उनको हमने 8-8 कमरे दिए हुए हैं, 5 स्टार की ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। आप ये अंदाज़ा कीजिए, ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने, और खान साहब ने क्या किया, खान साहब ने इसकी शिकायत किसी को नहीं की। खान साहब सुप्रीम कोर्ट में 2 दफ़ा पेश हुए, उन्होंने ज़ात की बात नहीं की। उन्होंने वहाँ भी देखिए, उन्होंने कहा अगर मैं अपने लिए आसानी पैदा करना चाहूँ, इस डेथ सेल से निकलना चाहूँ, तो मैं नैब तरामीम को सपोर्ट कर दूं, लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने उस डेथ सेल को, देखिए मैं खुद पॉलिटिकल प्रिजनर हूं, इमरान खान साहब को 8x10 के कमरे में रखा हुआ, उसी कमरे के अंदर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का फख्र हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, 8x10 का सेल, वहीं बाथरूम का कोई कम दरवाजा नहीं, खुली छत और ऊपर उसके कैमरा, सारी रात जहां पे लाइट जलती है, और साथ बाथरूम के कूलर, जाए नमाज पड़ा है। राना साहब उस कमरे में आप देख लें कि जाए नमाज बिछाने की जगह नहीं है, लेकिन एक दिन भी खान साहब ने अपनी जात की बात नहीं की। और मुकाबला अगर कर लें, कंपैरिजन कर लें, खाना भी कहां खा रहे हैं, मुशक्कती खाना बनाकर दे रहे हैं, और दूसरा वो खानदान जो मुल्क से सारा पैसा लूट कर चला गया, मियां नवाज शरीफ। आप कह रहे हैं मुशक्कती बना के दे रहे हैं, मुशक्कतियों ने 60 लाख रुपया लगवा दिए। अच्छा, आप मेरी गुजारिश सुन लें मेरे भाई, खान साहब अपनी जेब से खाने का बिल अदा कर रहे हैं, वो भी हम गवर्नमेंट पे उसका खर्चा नहीं डाल रहे, कि गवर्नमेंट का फर्ज होता है कि जो प्रिजनर्स होते हैं उनको खाना देते हैं, अपने पैसे के जरिए वहां पे खाना बनवा रहे हैं। नहीं, क्या आपके पास इसकी कोई रसीद है? क्या आप इसकी रसीद, क्या इसकी मैं आपको पूरी एविडेंस दे सकता हूं कि पैसे राना साहब, पूरी एविडेंस आप मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम बुला लीजिएगा, मैं पूरी आपको इसकी एविडेंस दूंगा। और दूसरी बात, राना साहब आप मियां नवाज शरीफ की जेल निकाल लें, वहां पर क्या था, ड्राइंग रूम कमरे, अलग बाथरूम, वहां पे मुशक्कती अवेलेबल, उनको कुक अवेलेबल, खाना बना के दे रहे हैं, और खाना उनका कहां से आ रहा है, घरों से आ रहा है, 5 स्टार होटलों से आ रहा है, और डेली 50-50, 100-100 लोग उनको मिल रहे हैं, और वहां खाबे चल रहे हैं, सिरी पाए चल रहे हैं। मरियम बीबी के तो वो जो जिस ड्राइंग रूम में थी वहां पे, अगर आपके पास तस्वीरें तो वो चला दे, वरना मैं दे देता हूँ, मोबाइल फोन वहां से उनके मिल रहे हैं। और सबसे बढ़कर खान साहब का जो 1 साल हो गया जेल में है, उनको कोई बीमारी लाहक नहीं हुई, उन्होंने नहीं कहा मुझे अस्पताल भेज दें। मेरे भाई जब ये जाते हैं, खान साहब ने, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इनको मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान को आप झुका नहीं सकेंगे। सबसे बढ़कर बुशरा बेगम, आप उनको, खान साहब को तोड़ने के लिए, खान साहब को झुकाने के लिए, हमारी उस बहन को आपने निकाह, आज दुनिया तमस्खर उड़ा रही है कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम एक शादी के जुर्म में जेल में पड़ा हुआ है, और बाकी सब जमानतें हो गई हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को ले लें, आप आलिया हमजा, किसी का मैं किसका नाम लूं, सबको जेलों से निकलते हैं, दोबारा पर्चे देते हैं। सो खान साहब ने साबित कर दिया, जो कहते थे कि इमरान खान 10 दिन जेल नहीं काट सकता, और क्या क्या गलीज इल्जामात राना साहब लगाते थे, क्या क्या गलीज इल्जामात लगाते थे, मेरी जुबान इजाजत नहीं देती। आज उन लोगों को कम से कम उनमें इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि ओपनली माफी मांगे कि वो क्या क्या कहते थे खान साहब के मुतल्लिक। और फिर इन्होंने, आपको मैं फिर कहूं, जो झूठ बोले कौम के सामने, खान साहब तो बड़ी लैविश जिंदगी वहां पे गुजार रहे हैं। अच्छा, आए मुझे अच्छा, जवाब दे। बसरा साहब ये एक चीज बताइएगा, जो तस्वीर मंजर आम पे आई हैं, उन तस्वीर में से कुछ झूठ है? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तस्वीर मंजर आम पे आई हैं, यानी उनके जो सेल की तस्वीर है जिसमें एलईडी लगी हुई है, एयर कूलर है, कुर्सी है, मैट्रेस है, या उसके अलावा वो एक कुर्सी उन्हें दी हुई जिस पे स्ट्रेचिंग बेल्ट है, या एक साइकिल है, या वो राहदारी, उसमें से कुछ झूठ है? मैं फिर आपको गुजारिश करने लगा हूं, हम कब क्या कह रहे हैं, कौन से एक साबिक वजीर आजम को आप जरा जेल मैनुअल निकाल लें, मैं खुद वकील हूं, मैंने भी 5 दफा जेल काटी है। B क्लास, A क्लास, जिसको दुनिया को, मियां नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, टोटल 88 लोग देख रहे थे उसको, वो आपने उनको पीटीवी LED दी है। कूलर हर कैदी के पास मौजूद है यासर भाई, वहां पर जेल के अंदर। आगे चलें, मियां नवाज शरीफ पकड़े गए, मियां शहबाज शरीफ ने लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी को, मेरे भाई के गुर्दे फेल हो जाएंगे, मेरा भाई तो एसी के बगैर रह नहीं सकता। क्या बातें करते हैं यार, कंपैरिजन करते हैं आप खान साहब का
इन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जिनका सिर्फ और सिर्फ जो इशू है, पाकिस्तान में आते हैं दिहाड़ियां लगाने के लिए, पाकिस्तान का माल लूटने के लिए, और पाकिस्तान की आवाम का माल लूटकर कोई दुबई लीक्स आ रही हैं, कोई पनामा लीक्स आ रही हैं, कोई एमन फील्ड है, कोई स्विट्जरलैंड है। तो आज हमें फख्र महसूस हुआ। लेकिन मैं फिर कहूँ, खान साहब को ये फोटोग्राफ्स दिखाकर लोगों के सामने चाहते थे कि शायद खान साहब को जो हम बताएंगे कि इतनी, और मेरे भाई अब तो कंपैरिजन, हम चैलेंज कहते हैं, बोर्ड बना दें कोई। मियां नवाज शरीफ ने जो जेल काटी है, मुझे पता है मियां नवाज शरीफ कौन सी जेल काटते हैं, जरदारी साहब कौन कौन से अस्पतालों में रहे हैं और वहां क्या क्या होता रहा है, कौन। और खान साहब को उनकी फैमिली के लोग नहीं मिल सकते मेरे भाई, फैमिली के लोग, एक दिन में 6 लोग यहाँ पर बसरा साहब, मुज़ाकरात की बात हो रही है, बसरा साहब मुज़ाकरात की बात हो रही है, इशारा दिया जा रहा है मुज़ाकरात। आखिरकार एक दफ़ा तो जमहूरी कुफ्तों को आपस में मुज़ाकरात तो करने चाहिए। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान जिस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, 90% कौम हमारे साथ खड़ी है, हम मुज़ाकरात से भागेंगे? ये तो डमीज कह लें, ममीज कह लें, पपेट्स कह लें, खुद कहते हैं कि जावेद लतीफ वगैरह लोग कि हमें तो पता नहीं कौन लाया है। अच्छा, अब हम जो स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, बार बार इसलिए कहते हैं कि ये, अभी आप पिछले दिनों देखा, इस हैसियत औकात देख लिया अपने वज़ीर आज़म की, 15 रुपये अनाउंस किया पेट्रोल कम करता हूँ। शाम को उसका वो वज़ीर ख़जाना जो आप नहीं लगा सकता था खुद, ये उसने कहा आप कौन होते हो अनाउंस करने वाले, 4 रुपये अनाउंस करेंगे। अब 12 रुपये की तो फिर बात हो रही है। वज़ीर, सुन तो लेना, वज़ीर ख़जाना ये नहीं लगा सकते। सो मेरे भाई, मुज़ाकरत करना चाहते हैं हम मुज़ाकरत अगर इस्टेब्लिशमेंट का कहते हैं तो इसलिए कहते हैं, आज मैं फिर कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट ये अनाउंस कर दे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को हम सिर्फ ये कहते हैं, इनके पल्ले क्या है। जब मियाँ नवाज शरीफ हार गया, कहा जाता था मियाँ जी तो आवेगा, लग पता जावेगा, मियाँ कबूतर उड़ा रहे हैं, तोते उड़ा रहे हैं, तो नूरान विजिट कर रहे हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो मुझे बताएं जीता कौन है? अब 17 सीटें आप उन लोगों को मुसल्लत कर दें एज ए वज़ीर आज़म, किसी को सदर, किसी को वज़ीर आला, किसी को गवर्नर, बताएं इनके पास इख्तियार क्या है? अच्छा, क्या तो अच्छा आप जब इतना क्लेम करते हैं बसरा साहब कि ये हारे हुए हैं, ठीक है, कोई 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, आप सैकड़ों नशिस्तों का दावा करते हैं, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि निज़ाम इंसाफ से आपको रिलीफ भी मिलता है। किसी एक नशिस्त पे अभी तक भी फैसला क्यों ना हो सका? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। अगर अदलिया से हमें इंसाफ मिल जाता ना, तो मैं, यकीन मानिए कि अभी तक 100, आपको जब नोटिफिकेशन होता था ना आपका ट्रिब्यूनल्स का, यासर भाई, 180 दिन बाद फैसला होना होता है। आज मेरे ख्याल में 2 महीने गुजर गए हैं। बताइए क्या हुआ है? मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अभी आपने जाजुल हक वाली बात की थी ना, मैं उसकी कब्र पे गया, जब वो नहीं आया तो मैंने कुरान पाक पे हल्फ दिया, ज़ियाउल हक की कब्र पे, जो साबिक आमिर था, उसका ये बेटा है, कि मैं, हल्के की आवाम ने इमरान खान को 1 लाख वोट दिए। इमरान खान के सिपाही ने जो दुनिया से जा चुके हैं 40,000 वोटों से हराया। बसरा साहब, जो नहीं, बात सुने मेरी। देखिए, हम ज़ाब्ता इख्लाक में रहते हैं। जो दुनिया से जा चुके हैं, जो दुनिया से जो नहीं रहे, उनकी एक खिदमत है नहीं, मैं तो पाकिस्तान के लिए या फौज के लिए। आप उसे आमिर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, फिर आमिर के साथ बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर, आप बाकी बात करें, हम आगे राना साहब मैं ना लेके चलें, ठीक है, मेरी गुजारिश सुन लें। फैसल मस्जिद में, वहाँ चूंकि उनका मज़ार है, अब वालिद की लाज तो रखनी चाहिए उनको। मैं उनको चैलेंज कहाँ का दे रहा हूँ? उनकी वालिद की कब्र का। चलिए आगे चलते हैं। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल, आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने 7 जजेस लगाए, और इलेक्शन कमीशन वो क्या कह रहे हैं, हम चीफ जस्टिस साहब आपके ऑर्डर को नहीं मानते, आप पैनल दे दें में 15 लोगों का। उसके बाद देखें, जब चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा फैसला कर दिया, अभी तक इन्होंने जजेस नहीं लगाए। मैं आपको इस्लामाबाद की 3 सीटों की बात कर देता हूं यासर भाई। यहां पर हमारे तीनों MNAs, तारक जहांगीर साहब जस्टिस हैं, उन्होंने पहली डेट पे ऑर्डर किया कि फॉर्म 45, 46, 47 लेकर आए। हमने जमा करवा दिए, हमारे कैंडिडेट्स ने लेकर आए। जो लोग जीते हुए हैं, तारिक फजल हैं, राजा खुरम हैं, अकील अंजम है,
इन्होंने ना वो फॉर्म 46 जमा कर 45 जमा कराए, इवन इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया, उन्होंने भी नहीं जमा कराए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो खुद एज अ मुल्ज़म पेश हो रहा है, ये जाके इलेक्शन कमीशन में इन्होंने स्टे ले लिया, दरखास्त दायर कर दी। वो जी जज साहब बड़ी जल्दी में फैसला कर रहे हैं, बताएं कहाँ जाए। अब मुझे बताइए हम कहाँ जाएं? हम एक काम तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जो काम शौकत बसरा ने ज़ियाउल हक की कब्र पे जाकर किया है, हम तमाम लोग जो पाकिस्तान में जीते हुए हैं, अल्लाह के हुक्म से इमरान खान को जेल में होने के बावजूद, पार्टी तोड़ने के बावजूद, निशान लेने के बावजूद लोगों ने वोट दिए। हम सब लोग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज साहब की अदालत के सामने आ रहे हैं। हफ्ते 10 दिन के अंदर कुरान पाक हम लोगों के हाथ में होंगे। अल्लाह की किताब से बड़ी किताब नहीं है। हम कुरान पाक पे हलफ देंगे, हमारे सब लोग एक एक आकर, कि हम लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हमें इंसाफ दीजिए। हमारी वो एप्लीकेशन जो आपके पास पड़ी हुई है उस पर 100 मोटो लीजिए। बताइए मुझे राना अजीम साहब, मेरा आपसे मासूमाना सवाल है, कुरान पाक से आगे कोई किताब है? अल्लाह की आखिरी किताब है, हमारा ईमान है। हम कहते हैं या वो कुरान से आगे ना कोई किताब है। राना साहब एक फिक्रा, हम कहते हैं बसरा साहब हम आप वो जो इस आप वक्त किसी और को तो बोलने नहीं देते। राना साहब वो लोग जिन्होंने, जितने लोग हैं, ये आकर कुरान पाक पे हलफ दे दें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत के सामने, हम अपनी पिटीशंस वापस ले लेंगे। वरना हम कुरान पाक पर हलफ देने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसी तरह हम चलते हुए ईसीपी के सामने जाएंगे, वहां पर कुरान पाक पर हलफ देंगे और बताएं हम क्या करें। देखते हैं कि इस तरीके से क्या सुनवाई हो सकती है या समाअतें लग सकती हैं, उसके लिए वक्त का इंतजार है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब जो बात करके गए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे और वहां पे जाके हलफ देंगे। राना साहब, क्या कोई तहरीक आपको चलती हुई दिखाई देती है? और ये जमीयत उलमा इस्लाम फे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर रही है या फिर अपने तय रास्ता अपना रही है? देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आज असद कैसर का बयान यही है कि हमारा तकरीबन मामला तय हो गया और बहुत जल्द हम ईद के बाद बड़ा सरप्राइज देंगे। लेकिन मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि ईद के बाद बड़ा सरप्राइज तो आ रहा है और ईद से पहले भी कोई सरप्राइज आ रहा है। आपको ये बता दो, ईद से पहले भी कोई सरप्राइज आ रहा है और ईद के बाद भी कोई सरप्राइज आ रहा है। और जो बड़ा सरप्राइज आ रहा है, उस सरप्राइज पे जहां तहरीक चलेगी, हो सकता है इस तहरीक से पहले ही बहुत से ऐसे मामला जो है वो तय हो जाएं और ऐसे मामला खुलकर सामने भी आ जाएं, जिससे ये चीज़ साबित हो जाए कि अब हालात तब्दील होने वाले हैं। यासर, मैं आपको बिल्कुल इशारतन बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। एक तो ज़हन में रखिएगा कि ईद से पहले एक बड़ी रहाई भी होनी है, और अगर वो बड़ी रहाई ईद से पहले होगी जिसके 99% चांस हैं, तो इसका मतलब है कि मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। मामला तहरीक की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि मामला जो हैं वो सुलझने की तरफ जा रहे हैं। और अगर बड़ी ईद से पहले वो रहाई ना हुई और मजीद मामला उन पर केस डाले गए किसी पे, यानी आप कह रहे हैं, यानी अगर बड़ी ईद से पहले के दिन अगर लगाए जाए, राना साहब, एक वाइस चेयरमैन, बड़ी ईद से पहले के अगर दिन लगाए जाएं तो मजमूई तौर पे अब 10 दिन भी नहीं बनते। चांद तो आज नजर आ चुका ईद का, तो यानी अगला एक हफ्ता आप कह रहे हैं अहम है? हाँ जी बिल्कुल, एक हफ्ता बड़ा अहम है। चांद तो 2 नजर आए हैं, एक तो चांद ईद का नजर आया अल्हम्दुलिल्लाह आज, तो एक चांद कल चले सी अमेरिका कोई बड़ा पैरा चांद सी वो ऐसा चांद सी जिन्हें पूरी कौम वन्ना करता। यानी आपके सीने में अभी तक जलन है? वो चांद नहीं चढ़े ना, नहीं जलन की मैं साउथ अफ्रीका तक ला रही हूँ। मुझे पाकिस्तानी हूँ यार मैं, यासर साहब आप कहते हैं जलन है, क्या करूं? मैंने तो आपसे कहा कि इससे बेहतर मुझे और आपको भेज दें, और मुझसे भी मोटे बंदे आपने पाकिस्तान टीम में शामिल किए हुए हैं यार। जिसका अल्लाह तौबा करने का टाइम आप उसे भेज देते हैं ओपनिंग पे। और मैंने सऊदी सफीर साहब का बयान पढ़ा ना कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत के आए इंशाल्लाह मैं कहूँगा, पाकिस्तान तो मेरा है ना, इन सबको सरकारी शाही मेहमान बना कर हज कराएंगे। मैं कहा उन्नी देर तक कोई खरारी अल्लाह करे जिंदा ही रहेंगे जिन्हें उम्र जरिए रखता नहीं। तो बात यह है कि अल्लाह करे जी इनकी लंबी उम्र हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, ये जीत कर आए। सऊदी अरब इन्हें सरकारी हज तो कराएगा, पूरी कौम भी इन्हें हज कराएगी।
लेकिन अज हो जा चन कल चढ़ाया हो ना चढ़ान सर कौम को किड़े किड़े मेहरबानी काम हुई लेने- चंद चढ़ान जरा कल आज कल चले कौम के ऊपर हम खर्चा भी डाल चुके हैं कि वो आसाइशें जो बानी पीटीआई को मुयस्सर हैं वो सभी को मुयस्सर आएँ, तो उसका भी खर्चा हमने बर्दाश्त करना है, इनका भी खर्चा हमने बर्दाश्त करना है। ऊपर से आप ये देखें कि उधर कराची वालों के लिए 10 रुपए बिजली की कीमत बढ़ा दी है। तो मुझे एक बात तो बताएं यार, एक मिनट ठहरे यासर साहब, ये जो खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं क्रिकेट टीम का, वो भी तो अभी ये हार के भी है तो हम ही खर्चा भर रहे हैं ना, और हमारे टैक्सों से इन्हें पैसे मिलते हैं ना। हम तो ऐसे शहजादे लोग हैं बादशाह, हम तो वो कौम है कि हम ईद का चांद इतना महंगा देखते हैं, उतनी महंगी ईद नहीं होती। इतना महंगा चांद देखते हैं ईद का। सब कुछ खर्चा किसको बढ़ता है? आवाम को बढ़ता है, किसी और को तो नहीं बढ़ता। यार एक नेक काम है ना, आप नमाज पढ़ने के पैसे लेते हैं, नमाज पढ़ने का आप सवाब लेते हैं, नमाज पढ़ने का आप अजर लेते हैं, नमाज पढ़ने पे रोजे आखिरत आपको अल्लाह जन्नत में मकाम देता है। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।